Hello, guys. My name is Dharmendra Panjwani, and we were doing financial statements of companies for class 12th. हमने हमारी लास्ट क्लास में जो भी बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज है वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी. अब हम दो चीज़ों के बारे में और पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड टू बैलेंस शीट है, बट वो बैलेंस शीट में आती नहीं है. ठीक है, हम सिर्फ उसे पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके बुक में है, आपके कोर्स में है, बट हाँ, उसका इवैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में. द मैक्सिमम दे कैन आस्क इज एक दो नंबर का क्वेश्चन या फिर उसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं. दैट्स इट. उसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह आपके कोई कोर्स में नहीं है. मैं आपको बताता हूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं. चलो, यहाँ हमारे ये सारे नोट्स हैं रिलेटेड टू जो भी चीज़ें आती हैं बैलेंस शीट में. अब हम यहाँ पे लिखेंगे. हेडिंग डालेंगे. मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ पेंसिल का. ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स. ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स मतलब ऐसे आइटम जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाते. ठीक है, आ जाओ देखते हैं पहला क्या है. फर्स्ट इज कंटिंजेंट लायबिलिटीज. कंटिंजेंट लायबिलिटीज एक बार लिख लेते हैं ये क्या होता है, फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर liabilities which have not arisen but may arise upon the happening of a certain event. ठीक है, current contingent liabilities are liabilities which have not arisen but may arise upon the happening of a certain event. ठीक है, एक लाइन और मैं लिखवा लेता हूँ. These are always in notes to accounts below the बैलेंस शीट. ठीक है, आ जाओ अब मैं आपको समझाता हूँ कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एक्चुअली होती क्या है. देखो, मैं हूँ डीपी लिमिटेड. ठीक है, मैं हूँ डीपी लिमिटेड. ठीक है, अब डीपी लिमिटेड ने क्या किया. लास्ट एग्जांपल को ही अपन कंटिन्यू करते हैं. हम लास्ट एग्जांपल में क्या कर रहे थे, पिछली क्लास में हम बेच रहे थे पेंसिल. ठीक है, डीपी लिमिटेड ने पेंसिल्स बेची, मान लो शाम लिमिटेड को. ठीक है, शाम लिमिटेड को पेंसिल्स बेची. ठीक है, मैंने उसे पेंसिल बेची. अब जैसे ही शाम लिमिटेड ने पेंसिल्स को यूज या फिर सेल करना, रीसेल करना चालू किया, तो शाम लिमिटेड को पता चला कि पेंसिल्स जो है ना, वो अंदर से क्रैक है, वो टूटी हुई है. यानी कहने का मतलब वो डिफेक्टेड है. ठीक है, वो डिफेक्टेड है. तो शाम लिमिटेड ने मुझे बोला कि यार ये जो आपने मेरे को भेजा है सामान, ये तो सारा क्या है, डिफेक्टेड है, और इसको मुझे चेंज करके दो. और मैंने क्या किया, मैंने मना कर दिया. मैंने बोला मैं नहीं करके दूंगा चेंज, मैं नहीं करके दूंगा चेंज. ठीक है, मैंने कर दिया मना. अब शाम लिमिटेड क्या करता है, शाम लिमिटेड मुझ पे केस कर देता है. शाम लिमिटेड मुझ पे केस कर देता है कि मैंने इसको पैसे दिए थे 1 लाख रुपीज. किसके लिए, पेंसिल्स खरीदने के लिए. और मैंने पेंसिल खरीदी और मेरा पूरा जो पेंसिल का स्टॉक है वो क्या है, खराब है. और ये मुझे ना पैसे दे रहे हैं, ना मुझे रिप्लेस कर रहे हैं वो खराब स्टॉक रिप्लेस करके अच्छा स्टॉक नहीं दे रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, मुझ पे केस कर दिया. अब देखो, उन्होंने मुझ पे केस कर दिया. ठीक है, अब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट डेट पे बैठा हूँ. मुझे पता है कि मुझ पे एक केस हुआ है. ठीक है, और मुझे लग रहा है कि यार मैं वो केस हार सकता हूँ. देर इज 80% चांस कि मैं केस हार सकता हूँ. चांस ऑफ लूजिंग द केस. और अगर मैं केस हार गया,
केस हार गया तो आई नीड टू पे श्याम लिमिटेड कितना 1 लाख रुपीज, जितने की पेंसिल्स थी, ठीक है। या फिर मान लो 1 लाख रुपीज और 50,000 पेनल्टी, 1,50,000 जितना भी मेरे को कोर्ट ऑर्डर करना चाहे, ठीक है। तो मान लो कि मेरे को पता है कि मैं लगभग लगभग केस हारने वाला हूँ, और मैं केस हारने में मुझे क्या पे करना पड़ेगा, 1,50,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे शाम को, ठीक है। मुझे शाम को पे करने पड़ेंगे 1,50,000 रुपीज। अब देखो, अब ये पढ़ो कंटिजेंट लाइबिलिटी के बारे में। लाइबिलिटीज विच हैज नॉट अराइजन, ठीक है। मेरे ऊपर अभी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि मैं शाम को पे करूं 1,50,000, बट मे अराइज, अराइज हो सकती है फ्यूचर में। कैसे, कब? जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, अपॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। अपॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट मतलब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा जब, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको नहीं बता रहा, मतलब लिख के नहीं दे रहा इसका पूरा एग्जाम्पल, मैंने एक बार बस नरेट कर दिया, ठीक है। आ जाओ, यहाँ हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट होता है, ठीक है। कंटिजेंट लायबिलिटी हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। सेकंड आता है कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स, ठीक है। कमिटमेंट्स के बारे में एक बार अपन लिख लेते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको एग्जांपल या तो लिखवा दूं कि कंटिजेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, और लिख लेते हैं एग्जांपल्स अपन। अलग अलग तरीके से हो सकती है कंटिजेंट लायबिलिटी, जैसे कि क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, ठीक है। क्या कहने का मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि मान लो कोई बंदा है, वो बोल रहा है कि यार डीपी लिमिटेड को मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। और डीपी लिमिटेड क्या, डीपी लिमिटेड तो मैं ही हूँ, तो मैं कहा यार मुझे तो याद नहीं मुझे कब देने थे 1 लाख रुपए। अब अगर मुझे खुद को याद नहीं है तो क्या मैं बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी दिखाऊंगा? नहीं दिखाऊंगा। पर कल को अगर वो प्रूव कर दे कि यार तुझे मुझे 1 लाख रुपए देने थे किसी एक पुराने इवेंट की वजह से, किसी एक पुराने ट्रांजैक्शन की वजह से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट। कहने का मतलब, डीपी लिमिटेड ने श्याम लिमिटेड से क्या किया? श्याम लिमिटेड ने डीपी लिमिटेड से माल परचेज किया, ठीक है। श्याम लिमिटेड ने मुझे यानी डीपी लिमिटेड को एक बिल्स रिसीवेबल दिया, कितने का? 1 लाख रुपीज का, ठीक है। और बोला कि आप मेरे पास 3 महीने बाद आना। आप मेरे पास कब आना? 3 महीने के बाद आना, ये बिल्स रिसीवेबल लेके, ठीक है। और आपका ये बिल रिसीवेबल मैं देख के आपको 1 लाख रुपीज का पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 2 महीने के बाद मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ी। 2 महीने के बाद मुझे क्या हुआ? अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ी। तो मैं ये बिल रिसीवेबल शाम के पास तो लेके नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि शाम ने तो मुझे बोला था कि 3 महीने के बाद आना। वो पेमेंट कब करेगा? 3 महीने के बाद। पर अभी तो 2 महीने ही हुए हैं, 1 महीना बाकी है। 2 महीने ही हुए हैं, 1 महीना बाकी है। तो मैं गया बैंक के पास, मैंने बैंक को बोला, बैंक बैंक ये है 1 लाख रुपए का बिल, इसको डिस्काउंट करके, इसको डिस्काउंट करके मेरे को अभी पैसे दे दो, और आप ये बिल क्या करना, 1 महीने बाद शाम से कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो बैंक मुझे क्या करेगा? बैंक मुझे 1 लाख की जगह 90,000 दे देगा। तो उससे क्या हुआ? 90,000 मुझे मिल गया। मुझे अभी कैश की रिक्वायरमेंट थी, मुझे 10,000 कम में, मतलब 1 लाख मेरे को मिलना चाहिए था ऑल दो, बट मुझे 90,000 अभी मिल गया। और मेरी सारी की सारी, जैसे मेरे बिल्स रिसीवेबल यानी कि मेरा जो डेटर था शाम, वो कैंसिल आउट हो गया, मुझे 90,000 मिल गया। अब बैंक क्या करेगा? बैंक ने 90,000 का पेमेंट किया मुझे। 1 महीने के बाद बैंक जाएगा कहाँ पे? श्याम लिमिटेड के पास। और शाम को क्या दिखाएगा? बिल रिसीवेबल दिखाएगा, और बोलेगा ला मेरे को 1 लाख रुपए का पेमेंट कर। अब देखो, ये तो बात हो गई बिल रिसीवेबल की। ये यहाँ पे कैसे आएगा? कंटिजेंट लाइबिलिटी में कैसे आएगा, ठीक है।
सिंपल सी बात है, कंटिंजेंट लायबिलिटी में कैसे आएगा बिल रिसीवेबल, कि बैंक अब तक श्याम लिमिटेड के पास गया नहीं है, ठीक है, और मान लो मेरे को पता चला कि श्याम लिमिटेड के पास पैसा ही नहीं है देने को। श्याम लिमिटेड के पास क्या नहीं है, पैसा ही नहीं है देने को। अब मान लो अगर बैंक 3 महीने के बाद श्याम लिमिटेड के पास गया और श्याम लिमिटेड ने पैसा देने से मना कर दिया, तो बैंक पैसा छोड़ देगा क्या? नहीं। बैंक आएगा मेरे पास, बैंक आएगा डीपी लिमिटेड के पास और बोलेगा ला मेरा 1 लाख रुपया तू दे, तेरे चक्कर में मैं फंसा हूं। तो मेरी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। अभी मेरी लाइबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी श्याम लिमिटेड ने पैसा देने से मना नहीं किया, पर अराइज हो सकती है मेरी लाइबिलिटी, ठीक है। मेरी लाइबिलिटी क्या हो सकती है? अराइज हो सकती है। कब अराइज होगी? अगर श्याम लिमिटेड पैसा देने से मना कर देगा तो। आ जाओ, उसके बाद आता है प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर, ठीक है। फिर आता है गारंटीज बाय द कंपनी, और लास्ट आता है अदर मनी फॉर विच कंपनी इज कंटिंजेंटली लायबल, ठीक है, कंटिंजेंटली लायबल। देखो, प्रपोज डिविडेंड कैसे हम कह सकते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी? प्रपोज डिविडेंड मैंने अनाउंस किया है, ठीक है, मैंने प्रपोज किया है, ठीक है। मैंने किसको प्रपोज किया? मैंने किया अपने शेयर होल्डर्स को कि मैं इतना डिविडेंड देना चाहता हूं डीपी लिमिटेड का, अपने डीपी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। अब वो शेयर होल्डर्स पे डिपेंड करता है कि वो उसको अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। अगर वो अप्रूव करेंगे तो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी लाइबिलिटी मेरी? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना। अगर वो डिसअप्रूव करते हैं तो मेरी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो अगर मेरे को चांस लग रहा है कि मान लो मैं हर शेयर पे 5 रुपीज डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता हूँ, और मुझे लग रहा है कि 90% शेयर होल्डर्स मान जाएंगे, अप्रूव कर देंगे, तो अप्रूव कर देने का मतलब क्या होगा कि मुझे देना ही पड़ेगा, लाइबिलिटी देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा? एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी उसे भी दिखाऊंगा, ठीक है। गारंटी का भी यही होता है। मैंने किसी को गारंटी दे रखी है और मुझे पता है कि सामने वाला ऑनर नहीं करेगा, तो मुझे एज अ गारंटर पैसा देना पड़ जाएगा। एज अ गारंटर मुझे पैसा देना पड़ जाएगा। चलो बता देता हूँ इसका भी क्या होता है। मान लो मैंने किसी से 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम श्याम और मैं, धर्मेंद्र, ठीक है। मान लो धर्मेंद्र ने श्याम से पैसे उधार लिए, पर श्याम को विश्वास नहीं है धर्मेंद्र पे, ठीक है। श्याम लिमिटेड को डीपी लिमिटेड पे विश्वास नहीं है। तो श्याम लिमिटेड बोलता है कि मैं तेरे को पैसा क्यों दूं, मुझे पता है तू सामने से मुझे पैसा देगा नहीं दोबारा, ठीक है। तो डीपी लिमिटेड बोलता है भाई राम लिमिटेड मेरे बिहाफ पे क्या कर रहा है? गारंटी दे रहा है। राम लिमिटेड क्या कर रहा है मेरे बिहाफ पे? गारंटी दे रहा है, ठीक है। अगर मैं पैसा नहीं दूंगा ना तो राम लिमिटेड दे देगा तेरे को। अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तुझे तो राम लिमिटेड दे देगा पैसा तुझे। अब मान लो मैंने श्याम लिमिटेड को पैसा देने से मना कर दिया, तो अब क्या राम लिमिटेड की लाइबिलिटी हो गई ना, वो पैसा देना। श्याम लिमिटेड किसके पास जाएगा? राम लिमिटेड के पास जाएगा पैसा लेने के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझ जाओगे, बहुत इजी है ये। अच्छा, बस ये आपको मैंने समझा दिया, ज्यादा इस पे दिमाग विमाग लगाना मत। बस ये आए तो बस इतना सा ध्यान रखना कि हाँ कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। एक बार दो बार आप ये सुन लेना, आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा कि हाँ रियल लाइफ में ऐसे काम करता है। तो हाँ, यही है कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स आप सुना होगा आपने वर्ड कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स मतलब कमिट करना, किसी चीज के लिए कमिट करना, ठीक है। आ जाओ लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर activity at a certain time
at a certain time in the future under certain circumstances. ठीक है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। देखो, अब इसके भी तीन पार्ट है। पहला पार्ट, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है एस्टिमेटेड। मैं आई वुडंट से कि पार्ट है, ठीक है, आई वुड से कि तीन चीज़ों में उसको क्लासिफाई किया जाता है। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स remaining, estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for। कहने का मतलब, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी बचे हुए हैं, ठीक है, जो बचे हुए हैं हमें प्रोवाइड करने के, जैसे कि मान लो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, और मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट दो फेजेस में लिया है। जैसे मान लो कि मैंने दो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, ठीक है, एक ही पार्टी से दो कॉन्ट्रैक्ट लिए। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? एक तो मैं आपका फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगा और दूसरा मैं आपका सेकंड फ्लोर बनाऊंगा, ठीक है। अब मान लो मैंने फर्स्ट फ्लोर बना लिया, तो जो सेकंड फ्लोर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी भी तो पेंडिंग है ना। उसके लिए सामने वाली पार्टी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, बट मेरे वादा किया है कि मैं करके दूंगा, मैं बना के दूंगा। तो एक तरीके से क्या कमिटमेंट किया हुआ है मेरा, क्या कमिटमेंट किया हुआ है कि मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो रखा है वो करना है पूरा, ठीक है। देखो, और uncalled liability, uncalled liability on shares and other investments partly paid, partly paid, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद अदर्स आ जाता है, थर्ड, अदर कमिटमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। एक पहला है कंटिजेंट लायबिलिटी और दूसरा है कमिटमेंट्स। यहाँ हमारा पूरा का पूरा बैलेंस शीट से रिलेटेड चीजें खत्म होती हैं। एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, विच इज वॉट, अपन एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है जो हम फर्म का बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें, और जो हम अभी कंपनी का बैलेंस शीट सीखे हैं उसमें, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, डिफरेंस बिटवीन कंपनीज बैलेंस शीट एंड फर्म्स बैलेंस बैलेंस शीट, ठीक है। डिफरेंस एक बार देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल है, अब तो आपको पता ही लग गया होगा, आप क्योंकि आपके अभी ट्वेल्थ में तो दोनों ही चीज़ें, पार्टनरशिप फर्म्स में आपको पार्टनरशिप वाली बैलेंस शीट बनानी है, और जो आपकी सेकंड वाली बुक है जिसमें शेयर्स और अपना रेशोज कैश फ्लोज वगैरह, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अपनी ये वाली बैलेंस शीट बनानी है, कंपनीज की बैलेंस शीट बनानी है। इसमें ये चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, और फर्स्ट वाली बुक में प्रॉपर आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड है, तो उसमें आपकी पार्टनरशिप वाली बैलेंस शीट है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, तीन कॉलम बनाते हैं। सबसे पहला बेसिस, ठीक है, फिर हम लिखते हैं कंपनीज
बैलेंस शीट, फॉर्म्स बैलेंस शीट, ठीक है। आ जाओ, पहला देखते हैं अपन, फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट एंड कंटेंट। अब देखो, कंपनी में, कंपनी की बैलेंस शीट में फॉर्मेट और कंटेंट कैसे होता है, किस हिसाब से होता है, ठीक है, कहाँ पे बताया हुआ है, तो वो हमारा बता हुआ है इन अकॉर्डेंस ऑफ, मैंने भी आपको करते टाइम पहले बताया था, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 पार्ट 1, पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और फर्म का कहाँ दे रखा है, फर्म का कोई फॉर्मेट नहीं दे रखा, तो इसलिए हम लिख लेंगे देयर इज नो स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब लॉ के द्वारा बताया गया फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। आ जाओ, सेकंड बेसिस देखते हैं हम। सेकंड बेसिस है फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, फिगर्स ऑफ व्हाट, प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिगर्स ऑफ व्हाट, प्रीवियस ईयर्स में अपन प्रीवियस ईयर के फिगर्स दिखाते हैं, किसमें, कंपनी में दिखाते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। ये देखो, अरे कहाँ गया, ये रहा, ये देखो 2 साल के मैंने बना रखे हैं ना, फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो कंपनी के केस में हम दो 9 साल हो गए यानी प्रीवियस ईयर का भी दिखाते हैं, तो यहाँ मैं सिर्फ यस लिख लेता हूँ, और क्योंकि फर्म में नहीं दिखाते तो यहाँ नो लिख लेता हूँ, इससे आप समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद इधर अपन लिखते हैं ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ प्रीमेनेंस, प्रीमेनेंस क्या होता है, बनाने का, ठीक है, दिखाने का यानी शो करने का, लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूँगा यस, सही ऑर्डर में आता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं मे बी प्रिपेयर्ड, मतलब प्रेमिनेंस यानी लिक्विडिटी के ऑर्डर में कंपनीज को बनाना ही पड़ता है, कंपनीज को लिक्विडिटी के ऑर्डर में ही बनाना है, बट जो फर्म है, फर्म बना सकती है, फर्म के ऊपर कोई लीगली वो नहीं है, फर्म क्या कर सकती है, बना सकती है, इन ऑर्डर ऑफ प्रेमिनेंस, ठीक है। आ जाओ, लास्ट अपन लिखते हैं जो कि बहुत सिंपल है, आई थिंक जब मैं ये लिख रहा हूँ तभी आपको पता चल गया होगा कि कंपनी का तो वर्टिकल होता है और जो फॉर्म है उसका हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है बैलेंस शीट से रिलेटेड सारा का सारा चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबली चालू करेंगे विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनीज, हमने कंपनीज का बैलेंस शीट कैसे बनता है वो पता लगा लिया, अब हम पता लगाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, ठीक है। आई थिंक छोटा ही है प्रॉफिट एंड लॉस, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा और अपन फटाफट कर लेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।